नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यूं तो हम अपने पॉडकास्ट में अलग अलग हुनरबाजों से आपको अक्सर रूबरू कराते रहते हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो कला और कारीगरी की अनोखी मिसाल है। हम बात कर रहे हैं पीपलकोटी क्षेत्र के किरुली गांव के राजेंद्र बड़वाल जी की, जिन्होंने अपनी हुनरबाजी से विलुप्त तो होती पारंपरिक घास रिंगाल को अपने रोजगार और परंपरा संरक्षण का आधार बनाया है। हम बात कर रहे हैं उस संस्कृति की जो उत्तराखंड की आत्मा है। हम बात कर रहे हैं ढोल दमाऊ की, जिन्हें प्रत्येक पूजा और शुभ कामों में सर्वप्रथम आगे रखकर उनको आधार बनाकर उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं रिंगाल मैन, जिन्हें रिंगाल के बेहतरीन प्रयोग करने के कारण रिंगाल मैन कहकर भी संबोधित किया जाता है। आज बड़वाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बड़वाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप इतनी दूर से मेरे घर पे पधारे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आपका जो कार्य है सर वो विदेशों तक पहुँच गया है, तो हम तो फिर भी देहरादून से ही यहाँ आए हैं। सबसे पहले रिंगालू से जुड़ाव, हम जितना आपके विषय में जानते हैं कि पिताजी आपकी कारीगरी में इसी कार्य को करते थे और इसी काम को आपने आगे बढ़ाया, है ना। तो पिताजी से जब आप सीखते थे, कैसे सबसे पहले आपने क्या बनाया था रिंगाल का, ये बताइए, किस तरह से शुरू किया था आपने? सबसे पहले तो जैसे टोकरियां हो गए, कंडियां हो गए, पहले मेरे को नीचे का जो तला था वो बनाना नहीं आता था, तो पहले तो खाली जैसे ऊपर नीचे से पापा ने बना दिया और छोड़ दिया, वैसे अधूरे छूटे हैं, तो उनको निकाल करके मैं मतलब जब पापा नहीं रहते थे तो बुनाई कर देता था। तो कभी कभी क्या होता था कि एक ही सिलाई मतलब बार बार उसी में चले जाता था। फिर पापा देखते थे कि यार ये किसने किया मैं बोलता मैंने किया। फिर पापा दोबारा से बोलते कि इसको खोल करके दोबारा से वो करना है। तो उस तरह से मतलब फिर एक दिन पापा ने बोला कि भाई इसका तला इस तरह से बनाना है, तो वो तला बनाना शुरू कर दिया। फिर बकरियां थी हमारी, पहले काफी बकरियां थी, गायें थी, गाय तो अभी भी है, लेकिन बकरियों के साथ मैं जंगल में चले गया जी। अब जंगल में रिंगाल तो होता ही है, तो वहां पे रिंगाल निकाल करके एक छोटी सी टोकरी बना दी। अच्छा। तब से मेरे को ये लगा कि हाँ यार, पहले तो जरा कहीं पे डबल आ गया, कहीं पे वो हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होता रहा। अच्छा, यानी कि आप जो है घर में तो कर ही रहे थे पिताजी के काम में, लेकिन जंगल में जाके भी यही काम कर रहे थे क्योंकि आपको करना था। तो ये है कि एक शौक जैसा बन गया था कि ये करना है, सीखना है मुझे भी। पापा इस तरह के बना रहे हैं तो मैं भी बनाऊंगा। कभी पिताजी ने इस चीज में आपको टोका नहीं कि भाई काम कोई बिगाड़ दे बच्चा, तो गुस्सा तो आता है आपके पिताजी को? कभी यार जो अधूरा बन रखा है, फिर क्या होता है कि जैसे एक बार बुन दिया उसको दोबारा उधेड़ो तो कई बार टूट भी जाता है। जी जी। तो उस चक्कर में थोड़ा डांट भी पड़ती थी कि जब या तो अपने आप खुद पहले वो करो, तो वो अगर खराब भी बन जाए तो कोई बात नहीं है कहकर, लेकिन धीरे धीरे करके सीख गया था मैं। जी। सर, जैसे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें, आपने कहा कि किरोली से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसके बाद पढ़ाई की और आप डबल MA हैं और वर्तमान में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी जी जी। जी सर, शिक्षक बन गए, डबल MA हो गया, तो क्यों फिर वापस लौट के रिंगालों में आए? लोग तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे हैं बाहर जाएं, गाँव में तो लोग रहना ही नहीं चाहते, तो क्यों आपने अपनी जड़ों को ही पकड़ के रखा? मेरी सबसे बड़ी बात है कि आदमी को कभी हो अपनी नींव नहीं भूलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ये पौराणिक काम है, प्राचीन काल से हम कर रहे हैं इस काम को, और आज अगर मैं नौकरी पे लग गया, मैंने छोड़ दिया, फिर मेरे बच्चे भी ऑलरेडी नहीं कर पाएंगे, तो ये जो कला है, धीरे धीरे अगर सभी लोग इस तरह से सोचेंगे तो ये कला एक दिन विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और इस चीज को कोई नहीं जान पाएगा कि क्या क्या चीज, जैसे पुराने हमारे जो मापनी होती थी, चावल मापने का या अनाज मापने के, पत्था हो गया, शेर हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे, तो ये चीजें तो आज बिल्कुल देखने को मिल ही नहीं रही है। हमारी जो पुरानी चीजें थी वो हमारी नई पीढ़ी को देखने को नहीं मिलेगा जी। इस तरह से मेरे मन में एक ये है कि जो हमारी पुरानी चीजें हैं उनको बरकरार रखना है, और वो नई पीढ़ी भी समझे कि हमारा पहले कैसा जीवन था, क्या था,
तो वो चीज़ें बनाने के हिसाब से मैंने अभी भी ये काम ये है कि करते जा रहा हूँ। और बहुत सी मैं भी ये है कि अपने बच्चों से लेकर प्रत्येक विद्यालय में जाता हूँ, वहाँ भी सिखाता हूँ, अन्य जगह कहीं और ट्रेनिंग में जाता हूँ, वहाँ भी सिखाता रहता हूँ। सर इस सब में प्रयोग तो आपने बहुत किए, लेकिन जी। एक अनोखा प्रयोग जो आपने किया है जिसकी बड़ी चर्चाएं भी हैं, जी। ढोल दमाऊ, रिंगाल के ढोल दमाऊ बनाना। सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इसको प्रयोगात्मक रूप में करने के लिए आपने किस तरह से उसमें नयापन लेके आए? क्यों जरूरी था रिंगाल का ढोल दमाऊ? जी मैम, सबसे पहले जब ये लैंप सेट वगैरह, टोकरियाँ वगैरह, तो ये तो बहुत बना चुका था मैं। तो एक दिन ऐसा ही सोचा मैंने, हमारे घर में एक पुराना गैस था, अब तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो वो गैस देखकर मैंने कि यार पहले जमाने में इससे हमारे जो लाइट का काम होता था शादी बारात में या कार्यभारों में, लाइट नहीं थी गाँव में, तो उससे मतलब लाइट जलती थी जी। तो एक रात ऐसा ही सोचा कि यार मैंने कहा अगर इसको बनाया जाए और इस पे लाइट फिट की जाए तो ये सेम मतलब एक प्रतिरूप दिखाई देगा, क्योंकि पुरानी चीजें तो अब रही नहीं, तो क्यों ना इसका प्रतिरूप बना करके लोगों को दिखाया जाए कि पहले ऐसा होता था। जी जी। वो बनाया। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से मैंने डाला तो उसमें काफी सराहना मिली। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो फिर एक दिमाग में ये आया कि इसी तरह की मैं और चीजें भी बनाऊं। और चीज उसके बाद सीधा मेरा ये हुआ कि यार मैंने कहा एक ढोल का आकार बनाता हूँ कि ढोल बनता है कि नहीं बनता है। बनाते बनाते तब तक मेरे ध्यान में ये नहीं था कि मैं इसको बजाने वाला बनाऊं। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने कहा ये आकार तो बन गया है जी, लेकिन इस पे अगर मैं ये इसको बोलते हैं पूड़ा, जी सर, ये मैंने कहा अगर ये लगाऊं मैं तो ये तो आवाज बाहर आ जाएगी, बजेगा नहीं है। बिल्कुल। तो इसको किस तरह से ऐसा बनाया जाए एक दुनिया को भी ये लगे कि भाई ये एक अलग बना है। तो मैंने इसके अंदर से लकड़ी का जो बुरादा होता है उसकी फिलिंग कर दी, या रिंगाल का जो बुरादा होता है उसकी फिलिंग करके, और इसका अंदर का जो हवा लीक ना हो पाए, ओके ओके ओके, और उस पे ये पूड़ा लगा दिए। पूड़ा लगाने के बाद ये बज गया। तब मैंने ये सोचा कि यार जब बना ही रहा था उस टाइम पे एक दिमाग में एक ये आया कि मैंने कहा अगर बन गया ये, अगर बज गया तो एक तो इसका वजन बहुत कम है। हाँ बिल्कुल सही बात। कंधे का बोझ कम हो गया। हाँ दूसरे में क्या है कि ढोल दमाओं की जो कीमत है वो काफी है। बिल्कुल। तो उस कीमत में प्रत्येक परिवार इसको मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता। अफोर्ड नहीं कर पाता। बिल्कुल सर। और अगर मैं इसको बना करके अगर ये बढ़िया बजने लग जाए तो प्रत्येक परिवार इसको कम कीमतों में खरीद सकता है। तो मेन मोटिव मेरा वो था कि भाई एक तो कम कीमत में ये प्राप्त हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति खरीद सके, और दूसरे में जो कंधे का बोझ है, पहले दूर तक जाना होता था जैसे शादी बारात में, तो अभी भी आप ये मान के चलो कि उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, और इसका मात्र 1 किलो 1.25 किलो वजन है इसका, उससे ऊपर नहीं है। तो मेन वही है कि उसका वजन कम करना और दूसरे में प्रत्येक परिवार को मिल सके। जी, यानी कि आपका कहना है कि एक तो जो पारंपरिक ढोल है जी जी जी, उसके लिहाज से इसका जो भार था, कंधे का जो बोझ था उसे कम करना एक आपका वो था मिशन, मतलब कह सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति अपने इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों को खरीद सके, जी जी, है ना, वो अपने पास इन्हें संजो कर रख सके, उसके लिए भी आपने ये दोनों प्रयोगों को सफल करने के लिए आपने इसका निर्माण किया, ऐसा कह सकते हैं। जी, बहुत सही सर, बहुत अच्छा प्रयोग है, और शायद ये है जो इसके मतलब आसानी से लोग इसे कैरी कर पा रहे हैं हल्के होने के कारण। जी सर, जब आप कैरी करने की बात कर रहे हैं, परंपराओं की बात करें, तो आपने इस तरह के बहुत प्रयोग किए, जैसे हम देख सकते हैं अभी हमारे पास में मंदिर आपने बना के रखे हैं, अलग अलग तरह के मंदिर हैं हमारे। इसके अलावा आपने मोनाल बना लिया, आपने मोर बना लिया, आपने छंतोली, जिस पे हम बात करने वाले हैं अभी, छंतोलियों पे आप बात कर रहे हैं, आपने सूप बना लिए, मतलब जितनी भी चीजें हैं जो हमारे रेगुलर यूज में घरों में जो प्रयोग होती हैं, आप वो हर एक चीज बनाए। तो सर इन सबको बनाने के बाद लोगों का जो आपको रिस्पांस मिलता है, प्रतिक्रिया, वो कैसी थी? जैसे लोग देखते हैं तो लोग काफी सराहना करते हैं और काफी प्रोत्साहन देते हैं मेरे को कि बहुत अच्छा बना है और आप इसको करते जाइए। तो मेरा तो फिर धीरे धीरे और ज्यादा करने का मन करे कि क्या मैं इसमें नया बना सकूं। जैसे ये हमारे ये मोनाल है और ब्रह्म कमल है, ये चीजें हमारे उत्तराखंड के जो जी वो है प्रतीक है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये चीज बनाई जाए, बना सकता हूँ कि या नहीं बना सकता हूँ। तो मैं जैसे किसी भी चीज को बनाता हूँ पूरी रात सोचता रहता हूँ,
सोने से पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से मैं इसको मोड़ूं, किस तरह से इसका ढांचा तैयार करूं। और दूसरे दिन जब स्टार्ट करता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं पहली बार बना रहा हूं। अच्छा जी, इतना ये भगवान का आशीर्वाद मानो, बिल्कुल आशीर्वाद ही है ना भगवान का। पितरों का या पापा जी का सबका आशीर्वाद मानता हूँ कि जो मतलब कुछ भी चीज सोचता हूँ तो वो दूसरे दिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पहले कर चुका हूँ इस चीज को। अच्छा, मतलब आपने किसी चीज की आप कल्पना करते हैं, जी जी, कल्पना आप दिमाग में करते हैं, उसके बाद उसको सीधा क्रियान्वित करते हैं, सीधा प्रयोग करते हैं, वो सफल हो जाता है। जी बिल्कुल, एक बार के प्रयोग, एक ही बार के प्रयोग में ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बन गया है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है सर। इसमें टाइम भी बचता है और आपकी जो कल्पना है वो साक्षात आपके सामने आ भी जाती है। जी सर, अभी कुछ ऐसी एक कोई चीज जो अभी आपके बनाने के लिए शेष है, जो आपका बात का मिशन हो, ये एक बार बना के जरूर देखूंगा, ऐसा कुछ जो अभी आपने नहीं बनाया हो? मैम अभी तो मेरा मेन वही है कि जैसे अभी ये जंगल की जो हमारी विलुप्त होती हुई, जैसे मोनाल हो गए, लोग इसका शिकार कर रहे हैं, इसको विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी मेरा मेन वो है, जैसे अभी कस्तूरी मृग बनाओ, या अन्य चीज़ें जितने भी जंगली जानवर हैं उनको भी बनाओ, और अन्य चीज़ें जो भी मेरे मतलब दिमाग में आते रहेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनाते जाऊँ। अच्छा, यानी कि ये है कि हम साथ साथ अपने आसपास जो भी है, जिस किसी भी तरह से मैसेज कन्वे कर सकें अपने राज्य जिन चीजों का मतलब विलुप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण करने का एक मैसेज आप कन्वे करने को तैयार हैं, उस पर भी आप प्रयोग करें। जी जी जी। सर, डिजाइनों की बात करें तो आपके पास में टोकरियां हैं, आपने अभी कूड़ेदान बनाया है रिंगाल का, इसके अलावा आपकी बात करें तो आपने चटाइयां बनाई हैं, आपने शॉपिंग बैग बनाए हैं और ट्रे बनाई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सर, जब ये सारी चीजें बनती हैं, जब आप बनाते रहते हैं, नए नए डिजाइन आपने बना ली, इन सबको बनाने के बाद आज आप रिंगाल मैन हैं, लेकिन क्या आपको इन सबको बनाने के लिए किसी संस्थान, सरकारी संस्थान यानी सरकार की तरफ से हो या किसी प्राइवेट संस्थान, किसी की तरफ से आपको सहयोग मिला है कभी इस कार्य को? नहीं, अभी तक तो कुछ सहयोग नहीं मिला है, ऐसा कहीं भी नहीं, सरकार की तरफ से भी नहीं है। जबकि मैं काफ़ी बार जैसे मेलों में हो गया या अन्य जगह हमारे जैसे सरकार की तरफ से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, या अन्य जितने भी हमारे जो पदाधिकारी जी हैं उन सब से मिल चुका हूँ, और प्रत्येक चीज़ कहीं ना कहीं भेंट भी करता हूँ मैं उनको कि थोड़ा सा मुझे भी मतलब थोड़ा बढ़ावा मिले, और सरकार की तरफ से अगर कुछ ऐसी चीज़ें वो हो जाए कि उनका संरक्षण करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने गाँव में ही या कोई एक म्यूजियम बना सकूँ कि जहाँ पे सारी चीज़ें संरक्षण कर सकूँ, और बाहर से अगर कोई अगर सीखने के लिए भी आ जाए तो उनके लिए भी रहने खाने का थोड़ा सा जरा। यानी आपका ये कहना है कि एक तरफ तो आप रिंगालों को संरक्षित करना चाहते हैं, जी, जी, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग कैंप्स बेसिकली, ताकि ये जो परंपरा है ये केवल आपके घर तक सिमट के ना रहे, इसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और जहाँ इसका प्रयोग बेहतरी से और बेहतरी से इसे कर सके, इस तरह का। जी सर, अभी हम जब बातचीत कर रहे थे तो रिंगालों के विषय में आप बता रहे थे कि रिंगालों का संरक्षण क्यों जरूरी है, किस तरह से उसे संरक्षित किया जाता है, उसके विषय में जानना चाहिए। जी मैम, रिंगाल का संरक्षण जरूरी इसलिए है कि अगर रिंगाल को हम अगर इसका प्रयोग ना करें, काटे ना, तो ये क्या होता है कि एक बार इस पे बीज आने के बाद ये भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर उसको मतलब काफ़ी समय लगता है होने में। और इस चीज़ से हमको मतलब एक तो जो हमारे गायों के लिए चारा है उसका भी नुकसान होता है, और दूसरे में क्या है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हम काम करते थे, उन लोगों को मतलब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो ये विलुप्त हो जाएगी। तो उस वजह से जितना काटो इसको उतनी ज़्यादा मतलब इस पर कॉम्प्लेन आती है और ये होते जाता है, फैलता रहता है। तो इसलिए भी मतलब ये ज़रूरी है कि इसको विलुप्त ना हो सके, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उत्पन्न हो सके, और उत्पन्न होने के साथ साथ इसका कुछ ना कुछ हमारी अर्निंग भी हो जाए, पैसा भी आ जाए, रोजगार भी हो जाए और पर्यावरण संरक्षण भी हो जाए। अब जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो बाजार में आपने देखा होगा कि प्रत्येक हॉट पॉट से लेकर और आपका एक चम्मच से लेकर एक प्लेट से लेकर सारी चीजें मतलब उसकी आ रही है, जी बिल्कुल, प्लास्टिक की आ रही है। जहाँ तक कि आजकल आपने देखा होगा कंडिया में लोग प्लास्टिक की मंगाने लगे हैं। तो प्लास्टिक क्या है कि एक बार अगर 2-4 महीने या 2-4 साल अगर उसका यूज करो उसके बाद वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद प्लास्टिक कभी भी सड़ता नहीं है। जी बिल्कुल। उसको हमने कहीं फेंक दिया है, तो जहाँ पे प्लास्टिक को फेंक दिया है
वो जगह पे मतलब कोई भी चीज होना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति मतलब मिट्टी की खत्म हो जाती है। तो एक तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, दूसरे में क्या है कि जैसे पन्नियां हैं, पन्नियों में सामान आ रहा है, ये अन्य चीजें आ रही है, बाजार सब्जी लेने जाओ तो वही थैलियां मिल रही जी है, बिल्कुल मिल रही है। घर पे आ गई, हमने उसको लपेटा और फेंक दिया, और फेंकने के बाद गायें भी उसको खा रही है, बिल्कुल जंगली जानवर भी उसको खा रहे हैं, उससे बीमारियां हो रही हैं। उससे बीमारियां हो रही हैं, कई जानवर मतलब मर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानवरों को भी नुकसान है और हवाओं में भी मनुष्य को भी नुकसान है, यानी कि प्राणियों को सभी को मतलब उसका प्रदूषित होना बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए मेरा मेन मोटिव ये है कि प्लास्टिक मुक्त किया जाए, यानी पूरे प्लास्टिक भारत क्या अन्य जगह की अगर पूरे विदेशों में भी इसका प्लास्टिक बैन हो जाए तो वो बेहतर है। और बैन होने का कारण ये है कि जब हम लोग इन चीजों पे मतलब जो हमारी पुरानी परंपरा है उनको संजोए रखेंगे, जंगल से जितनी भी चीजें मिलती है उनका उपयोग करते रहेंगे, तो उनसे क्या है कि एक तो उनका संरक्षण भी होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको लगाएंगे भी। जैसे मैंने अभी अपने घर पे रिंगाल लगा रखा है कि अगर कहीं दूसरी जगह अगर समाप्त हो गई तो दूसरी जगह उसका ट्रांसप्लांट करके मतलब उसको जीवित किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लगाएं। और लगाने से एक तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा और हमारी विलुप्त होती हुई चीजें भी मतलब संजोए रखेंगे। बहुत सही सर, ये तो बहुत अच्छा है कि जहाँ प्लास्टिक मुक्त करने की बात पूरा विश्व कर रहा है, विश्व के देश में निरंतर इस पे, और हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो निरंतर प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक समाधान की दिशा में एक कदम कह सकते हैं इसे। जी सर, आप तो निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं जी। लेकिन युवा पीढ़ी, अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी आपके इन प्रयोगों को किस तरह से देखती है, और ये सब चीजें उनके सामने होती हैं तो किस तरह का उत्साह उनके बीच में रहता है? उत्साह रहता है या नहीं रहता है? नहीं मैम, उत्साह तो बहुत रहता है। बच्चे जब भी युवा पीढ़ी अगर कहीं भी, मैं कई मेलों में जाता हूँ, मैं आपके मुंबई कौथिग तक जा रखा हूँ जी। मुंबई कौथिग में 2020 में गया था मैं, और अन्य दिल्ली में हो गया, देहरादून में हो गया, हमारा ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला जो गौचर है, गौचर में भी जाते रहते, और बंड विकास मेला यहाँ पे काफी सालों से मतलब चलते रहता है। तो सभी मेलों में जब मैं जाता हूँ तो जहाँ भी युवा पीढ़ी इन चीजों को देखती है तो उनके मन में प्रत्येक युवा तो यही बोलता है कि यार मुझे भी सिखा दो। मैं बोलता हूँ आइए, आपका स्वागत है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो काफी उत्साहित देखता हूँ कि बच्चों के मन में भी ये रुझान है कि यार हम भी इन चीजों को सीखें और हम भी इन चीजों को बनाएंगे। और काफी लोग जैसे एक रोजगार का भी जरिया मानते हैं। मैं तो सभी को यही बोलता हूँ भाई, इससे सबसे बेहतर तो है कि रोजगार है। बिल्कुल है। रोजगार क्यों है कि आपने देखा होगा कि 2020-21 में कोरोना काल चला, और कोरोना काल पे पूरे देश प्रदेश से लोग अपने घरों गाँव को लौट के आए, जहां तक कि लोगों ने गांव में रहने के लिए जगह तभी नहीं देने को मना किया कि भाई आप बाहर से आ रहे हैं तो आप तो बीमारियां ले आएंगे। कुछ दिन लोग क्वारंटीन रहे, इस तरह से। हाँ, कोरोना काल में लोगों के लिए कहीं ना कहीं, कई लोगों के लिए तो दुखद, खैर पूरे देश में ही था, लेकिन कई लोगों के लिए अवसर भी बना है कोरोना। तो आप अभी बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना के समय आपने कार्य किया है, सर उसकी पूरी वो बताइए ना। अब कोरोना काल में क्या हुआ कि जब इधर उधर कहीं जाना हुआ नहीं तो दिन भर बैठे बैठे भी क्या करना था, काम मैं पहले से करता था, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस किया कि क्या बनाया जाए कि जो मतलब, और बहुत सारा माल बनाया उस टाइम पे। घर ही पे थे तो बनाना भी था, बढ़िया मतलब पैसा अर्निंग भी हुआ। ये एक मकान उसी टाइम पे बना मैं। अच्छा, ये जो है, हाँ, ये रिंगाल की ही देन है। ओह वाह, बहुत अच्छे सर। पापा जी और मैं लगे रहे अपने काम पे, और लोग उस टाइम पे मेरे को कहीं मतलब बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिंगल आदमी मतलब, अब 2-3 तो आ नहीं सकते थे, लेकिन सिंगल आदमी गाड़ी लेकर के आए और यही घर से मतलब सामान उठा करके। अरे वाह, कई लोगों ने तब क्या किया, अपना रोजगार किया। हाँ, कई तो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपने सिखाया भी उस टाइम पे? नहीं, सिखाने के लिए तो नहीं आए, लेकिन बेचने बिक्री के लिए। अच्छा, लोग यहाँ से सामान ले गए तो अपना मतलब शॉप खोल करके अपना मतलब बिजनेस कर रहे हैं। कई तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने तो क्या किया कि 2-4 महीने किया और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद वो फिर अपने शहरों की ओर लौट गए हैं। तो कई लोग तो अभी भी मतलब इस पे कार्य कर रहे हैं। सर
आपके सामान की बात की जाए तो अगर इसकी मार्केट देखी जाए तो बॉम्बे से लेकर विदेशों तक भी जी मैम, जी। मांग है जी, इसकी। जी, जी। और आपके जो प्रोडक्ट हैं आपने अभी बता रहे थे कि किस तरह से आप उसे डिलीवर करते हैं। जी, बेसिकली हर जगह छोटी छोटी चीजों की डिमांड होती है और आप उनको देते, मतलब प्रोवाइड कराते हैं हम लोगों को। जी, ऑर्डर के हिसाब से आप बनाते भी। जी मैम। सर, जब ये सारी चीजें होती हैं, यानी ऑर्डर भी मिल रहा है, बॉम्बे तक का जाना, तो आज है सोशल मीडिया, अभी आपने कहा आपका सोशल प्लेटफॉर्म भी है, तो क्या उससे भी बिक्री होती है आपकी? जी मैम, होती है। सोशल मीडिया से भी, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से लोग मतलब डिमांड मंगाते रहते हैं। और मैं सिंगल पीस हो तो कुरियर के माध्यम से करता हूँ, और बाकी अगर ज़्यादा हो तो जैसे हरिद्वार तक ही बसों में जा पाता है तो वहाँ तक मैं मतलब ज़्यादा सामान हो तो हरिद्वार तक ही पहुँचा पाता हूँ। और सिंगल पीस अगर हो तो वो दूर तक भी भेज देता हूँ कि भाई सिंगल है तो चलो कुरियर के माध्यम से चले जाता है। जी। हमारे कारीगर हैं, जी। हस्तशिल्प कारीगर जो, जी जी। उन्हें अगर कोई मैसेज देना हो कि वो इस कला से कैसे जुड़े और इसे संरक्षित करने के लिए उनके तरफ से क्या योगदान हो सकता है, कैसे वो सब मिलकर इस विलुप्त तो होती जो हमारी हस्तशिल्प कला है इसको संरक्षित कर सकते हैं, जी। उस पर आप क्या कहेंगे? जी मैम, जैसे ये विलुप्त होती हुई जो हमारी ये संस्कृति है, इसको बचाने के लिए जितने भी इस काम को कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो इस काम को छोड़े ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करने के लिए मैं तो कई लोगों को ये सोच रहा हूँ कि भाई जिसको जो चीज़ नहीं आती तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। और प्रत्येक गांव में भी जाता हूँ, मैं गाँव में भी जाता हूँ। बता रहे थे कि आप गाँव में भी जाता हूँ। फिर अभी जैसे स्कूलों में आजकल एक कौशलम कार्यक्रम चल रहा है सरकार की तरफ से बहुत बड़ा, कि प्रत्येक विद्यालय में कौशलम शिक्षा चल रही है। जी जी जी। तो कौशलम शिक्षा में भी मतलब जैसे आपके डाइट टीरी में हो गया, डाइट गोचर में हो गया, और अन्य जो हमारे जो प्रत्येक विद्यालय है, विद्यालय में भी मैं सिखाने के लिए जा रहा हूँ। और मैं जहाँ भी हमारे इस काम को करने वाले लोग हैं उनको भी मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग इसको छोड़िए मत। इसको छोड़ेंगे तो हमारी संस्कृति विलुप्त है। दूसरे में क्या है कि रोजगार के लिए आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी नई पीढ़ी भी अगर इससे जुड़े तो हमें काफ़ी मतलब रोजगार मिलेगा, और हमारी नई पीढ़ी को अपने, एक तो जो हमारा पलायन हो रहा है जी, लोग अपने घरों को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तो पलायन भी रुक जाएगा, रोजगार भी बना रहेगा, और हमारी जो विलुप्त होती है संस्कृति है ये भी बच जाएगी। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए भी इच्छुक रहेंगे कि भाई इस काम को सीखें, क्योंकि इसमें एक तो रोजगार मिल रहा है। जी जी जी। तो लोग सीखने के लिए इच्छुक ज़्यादा इसमें रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर रोजगार परक शिक्षा से जोड़ा जाए जी, जी, जी। तो कहीं ना कहीं रोजगार में बढ़ोतरी भी होगी, और अपनी जो हमारी ये परंपरा है हस्तशिल्प की जो परंपरा अनोखी, इसको संरक्षित करने में भी हम योगदान देने में सक्षम रहेंगे। अब जाते जाते हमारी जो युवा पीढ़ी है जो जड़ों को तलाश रही है, जो इससे रूबरू है ही नहीं, या ये कहें जिसे इसका ज्ञान ही नहीं है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद तो रिंगाल पे है, लेकिन मैं युवा पीढ़ी को ये बोलता हूँ कि एक रिंगाल से ही संबंधी मत रहो। हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें जी, मधुमक्खी पालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, मछली पालन हो गया, लकड़ी पे जो हमारी लकड़ी की जो पुरानी नक्काशियाँ होती थी, बिल्कुल वो विलुप्त हो चुकी है। हाँ, तो लकड़ी पे भी आप काम कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं, कि जो भी चीजें मतलब विलुप्त हो रही है। और एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, सारे पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, और पढ़ने लिखने के बाद सब क्या हो रखे हैं कि मैं ये मानता हूँ मैम, अगर पढ़ाई लिखाई देखो तो एक तरफ से अगर उनको अगर कोई काम न सिखाया जाए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पंगु बन जाता है कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। यार इतना पढ़ लिख दिया यार, अब मैं ये काम करूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में ये हीन भावना न रहे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये छोटा सा काम करूँ जी। ये छोटा काम न मान करके ये हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है, जिसमें हमारा रोजगार जुड़ सकता है। तो युवाओं को यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्तराखंड के जो हमारे लोकल उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दें, उन पे काम करें और अपना रोजगार करें। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है,
पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी चलाना है, ताकि अगर पढ़ाई करने के बाद अगर सरकारी जॉब ना मिले तो हम कम से कम अपना रोजगार कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर जितनी भी विलुप्त होती, केवल रिंगाल ही नहीं बल्कि विलुप्त होती प्रत्येक जो हमारी परंपरा थी उससे जुड़े और उसे पुनः जीवित करने के लिए प्रयास करें, और उससे रोजगार की राह जो नई राह है उसे आप बना भी सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज राजेंद्र बड़वाल जी ने जो बातें हमारे साथ साझा की वो केवल कला ही नहीं अपितु उत्तराखंड की विलुप्त होती विरासत की भी आवाज है। उन्होंने केवल वाद्य यंत्रों के भार को ही कम नहीं किया, अपितु हमारी विलुप्त होती रिंगाल की परंपरा को भी मजबूत किया है, जिसे हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इस तरह के हुनरबाजों को देखने के लिए, इस तरह के हुनर की कहानियों को सुनने के लिए हमारे पॉडकास्ट से जुड़िए। हमारी कोशिश है कि हम उत्तराखंड की प्रत्येक जो विरासत है उसे संरक्षित करने में एक कदम या अपना छोटा सा योगदान इस तरह से दे सके। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।